नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड की बात करेंगे। इसकी आंसर की लेकर आए हैं। पहले आपने इसके आंसर की देख ली होगी, तो आज अपन इसकी टैली करते हैं क्या क्या आंसर आपके सही हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, मृदा अभिक्रिया किसे कहते हैं। मृदा विलयन में उपस्थित H आयन तथा OH- आयन्स के मध्य संबंध जो यह बताता है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन है, उसे मृदा अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं। जल में उपस्थित H+ आयन तथा OH- आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल जो होता है वो जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के आयनिक गुणनफल Kw का मान कितना होता है। तो इसका मान बच्चों 1 × 10⁻14 ग्राम आयंस प्रति लीटर होता है। अगला प्रश्न है, pH शब्द किसने दिया। pH शब्द जो है वो SPL सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, pH की परिभाषा लिखिए। तो pH की जो परिभाषा होती है वो किसी विलयन का pH यह बताता है कि उसमें उपस्थित ग्राम H आयनों की यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का व्युत्क्रम लघु गुणक होता है, उसे pH मान कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, pH तथा POH में संबंध लिखिए। pH + POH जो होता है वो 14 के बराबर उसका मान होता है। अगर अपन इन दोनों का योग कर दें तो 14 के बराबर आ जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, अवक्षेपण को परिभाषित कीजिए। तो मृदा में भस्म आयन जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ये कहलाते हैं भस्म आयन। भस्म आयन निक्षालित होकर नीचे की परतों में एकत्रित हो जाते हैं और यह क्रिया अवक्षेपण कहलाती है। यानी भस्म आयनों का मृदा में नीचे की परतों में चले जाना अवक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, उभय प्रतिरोधी यानी जिसे अपन कहते हैं बफर विलयन का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका एक एग्जाम्पल है CH3COOH + CH3COONA यानी एसिटिक अम्ल, और इस एसिटिक अम्ल का सोडियम के साथ में साल्ट जो होता है यानी सोडियम एसीटेट, इसका जो मिश्रण होता है इस पूरे का, उसको उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे फास्फोरस को मृदा से किस रूप में लेते हैं। तो फास्फोरस जो होता है बच्चों उसको पौधे H2PO4- तथा HPO4- आयंस के रूप में ही ग्रहण करते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों 10वां प्रश्न, अधिकांश सूक्ष्म जीव किस तरह की मृदा में सक्रिय रहते हैं। तो अधिकांश जो सूक्ष्म जीव हैं वो हल्की या उदासीन या हल्की क्षारीय मृदा में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। प्रश्न नंबर 11, अम्लीय मृदाओं में जैव पदार्थों का विघटन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। कवकों द्वारा होता है। बच्चों इसको ध्यान रखना, अम्लीय जो मृदा होती है उसमें जैव पदार्थों का जो विघटन होता है वो कवक द्वारा ही होता है। प्रश्न नंबर 12 जो है, पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व तथा द्वितीय पोषक तत्वों के नाम लिखिए, यानी इनके उदाहरण आपको लिखने हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व जो है वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम NPK जिसको अपन कहते हैं, और द्वितीय पोषक तत्व यानी गौण पोषक तत्व जो होते हैं सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, एजेटोबैक्टर के लिए उपयुक्त pH मान कितना होता है। इसके लिए pH मान होता है 6 से 7.5 के मध्य। अगला प्रश्न है बच्चों 14, गेहूं और जौ की वृद्धि के लिए उपयुक्त pH मान कितना होता है। 6 से 7.5 होता है। फिंगर एंड टॉ रोग एक रोग है, ये किस प्रकार की मृदाओं में अधिक फैलता है। तो ये अम्लीय मृदाओं में बहुत तेजी से फैलता है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, ग्रे फ्लैक रोग किस फसल में तथा किसकी कमी से फैलता है। यानी कौन सी फसल में होता है और किसकी कमी से होता है। तो ये जो होता है जई की फसल में होता है और मैग्नीज पोषक तत्व की कमी से ये रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, बफर पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनके विलयन में कम मात्रा में अम्ल अथवा क्षार डालने पर विलयन के pH में परिवर्तन में जो प्रतिरोध करते हैं विलयन, उसे बफर पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें यदि थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दिया जाए तो वो pH मान में परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी pH को परिवर्तित नहीं होने देते, उन पदार्थों को बफर पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 18,
कितने प्रतिशत बेस संतृप्त पर मृदा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है? तो 50% बेस संतृप्त पर मृदा जो होती है सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 19, सामान्य पौधों और फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 के मध्य होता है। प्रश्न नंबर 20, मृदा पीएच में परिवर्तन करने वाले 2 अम्ल उत्पादक तथा 2 क्षार उत्पादक कारकों के नाम लिखिए। तो अम्ल उत्पादक जो हैं वो होते हैं H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन, ठीक है ना। ये दोनों ही आयन जो होते हैं वो अम्ल उत्पादक होते हैं, अम्लीयता बढ़ाते हैं मृदा में। जबकि क्षार उत्पादक जो हैं वो OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और कैल्शियम आयन, ये क्षारीयता बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखिए। तो 4 जो कारक हैं, पैतृक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन, नाइट्रोजन उर्वरक और जलमग्नता, ये क्या करती हैं? पीएच मान को प्रभावित करती हैं। प्रश्न नंबर 22, पौधों पर मृदा पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो इसका प्रभाव है वो पहला ये है कि अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें पतली तथा संख्या में कम हो जाती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है, जिससे उत्पादन अच्छा नहीं होता। दूसरा है क्षारीय मृदाओं में, यानी अगर जो मृदा है वो क्षारीय अधिक हो जाती है तो उसमें OH आयन की अधिकता होने के कारण जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे पौधों के तने, शाखाओं और पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। तो ये इसका कुछ प्रभाव है बच्चों मृदा पीएच का मृदा पर। अगला क्वेश्चन है 23, क्षारीय मृदा में महीन कणों द्वारा मृदा में होने वाली 2 हानियाँ, यानी क्षारीय मृदा में जो महीन कण होते हैं उनसे मृदा में क्या हानि होती है? तो 2 हानियाँ होती हैं। पहली हानि तो है कि नीचे की मृदा ठोस बन जाती है तथा कभी कभी बीस स्तर में कड़ी परत भी बन जाती है। दूसरी इसकी हानि है कि पृष्ठ मृदा संरचना रहित हो जाती है, जिससे अपरदन होने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सभी सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? तो सभी सूक्ष्म जीव हैं वो 6 से 7 पीएच के मध्य में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। प्रश्न नंबर 25, उभय प्रतिरोधी विलयन के कोई 2 गुण लिखिए। तो उभय प्रतिरोधी विलयन में कम मात्रा में अम्ल अथवा क्षार डालने पर वह पीएच में परिवर्तन में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, पहली इसकी विशेषता। दूसरा जो गुण है, विलयन में अधिक मात्रा में ही अम्ल अथवा क्षार को डालना पड़ता है तथा तनुता का भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 26, उभय प्रतिरोधन क्षमता किसे कहते हैं? यानी मृदा का पीएच अम्ल अथवा क्षार की कम मात्रा डालने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह क्षमता उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी मृदा में अगर अपन अम्ल या क्षार डाल दें थोड़ी सी मात्रा में तो उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 27, उभय प्रतिरोधन क्षमता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक है कॉलॉइडी पदार्थों की मात्रा, मृदा में उपस्थित मृत्तिका तथा कार्बनिक पदार्थ, धनायन विनिमय क्षमता, प्रतिशत बेस संतृप्त। तो ये जो हैं 4 कारक हैं जो उभय प्रतिरोधन क्षमता को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 28, उभय प्रतिरोधन के कोई 2 महत्व लिखिए। पहला महत्व है मृदा पीएच का स्थायीकरण, यानी मृदा पीएच में अचानक परिवर्तन होने से पौधों को हानि पहुंचती है। इसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता इसमें बाधा उत्पन्न करती है, जिससे मृदा का पीएच संतुलित रहता है। दूसरा है मृदा सुधारकों की मात्रा का निर्धारण होता है। इससे मृदा में अम्लीयता बढ़ने पर चूना मिलाया जाता है तथा क्षारीयता बढ़ने पर गंधक मिलाया जाता है, जिससे मृदा का पीएच संतुलित रहता है। अतः सुधारकों की मात्रा भी उभय प्रतिरोधन द्वारा निर्धारित की जाती है कि इसमें कितनी मात्रा में कौन कौन से मृदा सुधारक मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये इस पेपर का आंसर की थी जो आपने देखी होगी, आपने इनके उत्तर मिला लिए होंगे और देख लिया होगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। इसी प्रकार के जो और भी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हैं उसके आंसर की भी मैं जल्दी ही जारी करूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल है केमी साइंस विद राजेश सर, और आप इसको और आगे वीडियो देखें ताकि आपको जितने भी इसके आंसर्स हैं वो मिलेंगे और आप उससे अपने टैली करके अपना आकलन करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। धन्यवाद।